यार चंपक, आजकल ना मेरे बेटे ने बहुत परेशान कर रखा है। ऑफिस से घर पहुंचता हूं ना, रोज पूछता है, पापा ठंड कब खत्म होगी, गर्मी कब आएगी, गर्मी में हम थीम पार्क चलेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। अरे वाह संदीप, मैं भी चलूंगा इस बार तुम्हारे साथ किसी थीम पार्क। कितना मजा आएगा। हाँ क्यों नहीं, चलेंगे। तुम तो खर्च ही बताते हो, लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि इन थीम पार्क में जाकर खर्च करने के बजाय इनसे कमाई कैसे हो सकती है? मैं कहाँ से कमाई कर लूंगा भाई, मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं कि मैं कोई थीम पार्क खोल लूं। अरे भाई, तुम किसी थीम पार्क चलाने वाली कंपनी के हिस्सेदार तो बन सकते हो। यानी किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीद लो और जब गर्मियों में कारोबार बढ़ेगा तो उस कंपनी के शेयर चढ़ने से तुम्हें अच्छी कमाई होगी। हाँ यार, ये आइडिया तो अच्छा है। मतलब आज तुम कोई थीम पार्क से जुड़ा अच्छा शेयर बताने वाले हो क्या? हाँ चंपक, आज मैं थीम पार्क कारोबार से जुड़ी कंपनी वंडरला हॉलिडेज के शेयर के बारे में तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वंडरला हॉलिडेज का कारोबार कैसा है। तो थीम पार्क ऑपरेट करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है ये कंपनी। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज की स्थापना करने वाले के चितिलापल्ली ने सन 2000 में कंपनी का पहला अम्यूजमेंट पार्क कोची में खोला था। इसके बाद 2005 में बेंगलुरु में दूसरा और 2016 में हैदराबाद में तीसरे पार्क की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा बेंगलुरु के पार्क में कंपनी 84 कमरों वाला एक 3 स्टार रिजॉर्ट भी ऑपरेट करती है। कुल मिलाकर 161 राइड्स और 15 रेस्टोरेंट के साथ कंपनी का 3 अम्यूजमेंट पार्क का पोर्टफोलियो है। वित्त वर्ष 2022 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास भविष्य में विस्तार के लिए करीब 130 एकड़ जमीन उपलब्ध है। ये जमीन नई राइड्स और नए रिजॉर्ट खोलने में काम आ सकती है। कंपनी के पास बंगलुरु में करीब 42 एकड़, कोची में लगभग 64 एकड़ और हैदराबाद में करीब 22 एकड़ जमीन है। फिलहाल कंपनी के केवल दक्षिण भारत में ही मौजूदगी है, लेकिन अब कंपनी का पश्चिम और पूर्वी भारत में नए पार्क खोलने का लक्ष्य है। कंपनी ने चौथा पार्क बनाने के लिए चेन्नई में जमीन खरीदी है। ये पार्क वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में चालू होने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी ओडिशा में भी 125 करोड़ रुपए की लागत से एक पार्क बना रही है। इसके भी वित्त वर्ष 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। अगले 2-3 साल में दोनों पार्क में बाकी बचा 320 से 325 करोड़ रुपए का खर्च कंपनी खुद की पूंजी से करेगी। कंपनी के पास करीब 200 करोड़ रुपए की नकदी और हर साल कंपनी लगभग 100 करोड़ रुपए का कैश जनरेट करती है। तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे इस सेक्टर में ये अकेले कंपनी है। अरे भाई, और भी तो कंपनियां होंगी इस फील्ड में। ये तो बताओ कितना कंपटीशन मिल रहा है इस कंपनी। हाँ भाई, बता रहा हूँ, थोड़ा सा ठंड रखो। देखो, भारत में कुल 140 अम्यूजमेंट पार्क्स में से केवल 10% ही लार्ज फॉर्मेट वाले हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धा काफी कम है। वैसे भी एक सफल अम्यूजमेंट पार्क खड़ा करने और चलाने में बड़ी पूंजी और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। वंडरला की तुलना में आज नया पार्क खड़ा करने में 5 से 10 गुना ज्यादा खर्च होगा। यानी कि इस कारोबार में नए खिलाड़ियों के लिए बड़ा एंट्री बैरियर है, क्योंकि टिकटें सस्ती रखने के लिए या तो नया पार्क शहर से 40-50 किलोमीटर दूर बनाना होगा, जिससे फुटफॉल पर असर हो सकता है, नहीं तो टिकटों की कीमत ज्यादा रखनी होगी ताकि शहर में महंगी जमीन खरीदी जा सके। यही नहीं, बेंगलुरु और कोची के आसपास कोई बड़ा अम्यूजमेंट पार्क ना होना भी इस कंपनी के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। कंपनी के कारोबार में आगे ग्रोथ की भी अच्छी संभावना है और ये कई वजहों से है। भारत में अम्यूजमेंट पार्क्स अभी शुरुआती चरण की बढ़त वाली अवस्था में है। भारतीय अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री अगले 5 साल में 20% सालाना की रफ्तार से बढ़कर मौजूदा 25 अरब रुपए से 60 अरब रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। भारत की 61% जनसंख्या 30 साल से कम और 31% 14 साल से कम उम्र की है। युवा आबादी उपभोक्ता खर्च का मेन ड्राइवर है, जो कि अम्यूजमेंट पार्क्स के लिए पॉजिटिव है। बीते 10 साल में फुटफॉल्स 10% की सालाना दर से बढ़ रहे हैं। यार लेकिन अभी कोरोना में हमने देखा कि सेक्टर की हालत कितनी खराब थी, तो सब कुछ अच्छा तो नहीं होगा। इस कंपनी या सेक्टर के सामने चुनौतियां क्या हैं, ये भी तो बताओ। हाँ भाई, सब बताऊंगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त कुछ भी नहीं छिपाता, हम सब बताते हैं, कमजोरियां भी। ध्यान से सुनना। देखिए, पहली बात तो वंडरला का जो बिजनेस है वो बेसिकली ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि नॉर्मली जो हॉलीडे सीजन होता है, जैसे कि बच्चों के स्कूल हॉलीडेज होते हैं या फेस्टिवल सीजन होते हैं, वहां पे अगर उतने लेवल के फुटफॉल नहीं आए
तो डेफिनेटली इनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है और फुटबॉल इनके धंधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा लोग इनके अम्यूजमेंट पार्क्स में आते हैं उसका कैश फ्लो पे इमीडिएट इम्पैक्ट आता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई ऐसा नेचुरल इवेंट हो गया और एबनॉर्मल इवेंट हो गया, जैसे कि कोविड हो गया था, कि तभी तो ये आउटडोर एक्टिविटी है, तो ऐसे समय पे इनका पूरा ऑपरेशन ही ठप पड़ता है। देखो, अगर चुनौतियों और कमियों की बात करें तो सबसे पहले चुनौती ये है कि पार्क में नए और इनोवेटिव अट्रैक्शंस ना जुड़ते रहें तो किसी भी अम्यूजमेंट पार्क की पॉपुलैरिटी खत्म हो सकती है। दूसरा, एंटरटेनमेंट पर खर्च डिस्क्रिशनरी यानी वैकल्पिक होता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन या अन्य किसी खराब दौर में ग्राहक सबसे पहले इसी तरह के खर्च में ही कटौती करते हैं। इसके अलावा ऐसे किसी पार्क में कोई हादसा या दुर्घटना होने पर वित्तीय दिक्कतों के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। साथ ही राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदा या महामारी फैलने से कंपनी के नतीजों के अनुमान में बड़ी कटौती भी हो सकती है। यही नहीं, बाढ़ और भारी वर्षा जैसे एनवायरमेंटल जोखिम भी फुटफॉल ग्रोथ को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकते हैं। और ध्यान देने लायक सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का पूरा कारोबार अभी दक्षिण भारत में ही केंद्रित है। हालांकि कंपनी अब दूसरे इलाकों में भी विस्तार पर जोर दे रही है। ठीक है, यह तो समझ गया कि कंपनी का कारोबार मजबूत है, इसके कारोबार की अच्छी बातें और चुनौतियां क्या हैं, इसे भी समझ गया। लेकिन इसके शेयरों का क्या हाल है, शेयरों का वैल्यूएशन कैसा है, ये भी तो बताओ। बताता हूं भाई, जब शेयर में निवेश पर बात कर रहा हूं तो वैल्यूएशन को कैसे छोड़ सकता हूं। वैल्यूएशन से पहले आउटलुक को जान लो और साथ में लंबी अवधि के टारगेट कैसे हैं वो भी जरा समझ लो। तो हमारा हिसाब है कम से कम 12 से 15 महीने में कम से कम 450 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली दिखा सकता है। और नॉर्मली दिसंबर का क्वार्टर और जून का क्वार्टर इनके लिए बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि बच्चों का सीजन हॉलीडे सीजन होता है, फेस्टिवल सीजन होता है, तभी इनका बिजनेस थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा बढ़ता है। तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि 12 to 15 मंथ्स का कोई टाइम फ्रेम रखता है तो अच्छी खासी कमाई होगी। नंबर्स जो तीसरे तिमाही के है वो 8 या 9 तारीख को फरवरी को रिलीज होने वाले, तो यहाँ पे एक निवेश का मौका बन सकता है। हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस करीबन 450। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी की टॉप लाइन यानी कुल बिक्री 395 करोड़, वित्त वर्ष 2024 में 475 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2025 में 575 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसी तरह मुनाफे की बात करें तो वित्त वर्ष 2023 में ये बढ़कर रिकॉर्ड लेवल 94 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यही नहीं, वित्त वर्ष 2024 में मुनाफा 120 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2025 में 154 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वित्त वर्ष 2023 में वंडरला का EPS यानी प्रति शेयर कमाई 16 रुपए 49 पैसे रहेगी। वित्त वर्ष 2024 में 21 रुपए और वित्त वर्ष 2025 में 27 रुपए हो सकती है। वंडरला हॉलिडेज का मौजूदा मार्केट कैप करीब 2000 करोड़ रुपए का है। वित्त वर्ष 2024 के अनुमानित EV/EBITDA के आधार पर शेयर 10 गुना और इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 2025 के अनुमानित EBITDA के आधार पर 8 गुना के मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। कारोबार में डोमिनेंट पोजीशन, आकर्षक मार्जिन्स और कम प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इसके शेयरों के लिए एनालिस्ट 15 से 18 गुना के EV/EBITDA मल्टीपल को उचित बता रहे हैं। वैसे भी शेयर 455 के 52 वीक के हाई से करीब 24% नीचे कारोबार कर रहा है। हाँ भाई चंपक, समझ गए? कुछ हवा लगी शेयर और कंपनी के कारोबार के बारे में? हाँ संदीप भाई, शेयर तो बढ़िया लग रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें पैसा लगा दूं। हाँ चंपक, लगा सकते हो, जरूर पैसे लगा सकते हो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि शेयर बाजार अम्यूजमेंट पार्क में लगे रोलर कोस्टर की तरह ही होता है। इसमें उतार चढ़ाव की गुंजाइश बनी रहती है। इसलिए अगर किसी शेयर में फायदे की उम्मीद में पैसा लगा रहे हो तो उसमें गिरावट के जोखिम के लिए भी तैयार रहना होगा। और जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं, किसी भी शेयर में लंबी अवधि यानी 1 साल से ज्यादा समय के लिए ही निवेश करना चाहिए।